हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बिहार बोर्ड ने फाइनली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो अब इसके सॉल्यूशन की बारी आती है और आज हम लोग हिंदी के ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यह रियल मॉडल पेपर है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 50 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देना है। यही पैटर्न आपका मेन बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट सबसे पहले आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें हम क्वेश्चन को देखें, क्या जो है ना आपका चैप्टर वाइज तरीके से सेट किया गया। जैसे पहले बातचीत चैप्टर से प्रश्न है, उसके बाद उसने कहा था, अर्धनारीश्वर, संपूर्ण क्रांति पहले आता है, उसके बाद अर्धनारीश्वर। इस तरह से जो है ना चैप्टर वाइज आपको इसमें क्वेश्चन सेट करके दिया गया है। तो इसका पहला प्रश्न है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। तो बातचीत चैप्टर के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, उनका एक निबंध संग्रह प्रकाशित है जो कि 2 खंडों में है और उसका नाम है भट्ट निबंध माला। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भट्ट निबंध माला। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। तो जो सुखमय जीवन है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जाके ये 3 कहानियां लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक था उसमें सुखमय जीवन, दूसरा था बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा भी 1911 को ही प्रकाशित हुआ था। और एक था उसने कहा था, जो आपके चैप्टर में दिया गया है, और वो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये डेट कभी कभी पूछा जाता है। फिर लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। तो उसको जो है गोली जंग में ही लगी थी। लप्टन साहब के द्वारा जो है उसे गोली मार दिया गया था। उसने कहा था, चैप्टर का ही एक प्रश्न है, उसे जंग पर जो है गोली लगा था। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। तो वह अमेरिका 1922 ईस्वी में गए थे। वे जब है ना, वे 1920 ईस्वी में पहले क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुए थे। तो वे असहयोग आंदोलन को छोड़ दिए थे। 2 साल बीत गया था जब, तो वो छोड़ दिए थे। इसमें भी वो पार्टिसिपेट लिए थे जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद उसे छोड़कर जो ना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह अमेरिका चले गए। और अमेरिका जो है वह पैसे के बल पर नहीं गए थे, बल्कि वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे काम करके, जो आप काम सोच नहीं सकते हैं, वो काम करके उन्होंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। आप पढ़े होंगे तो पूरा मालूम होगा। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया। तो राजनीति में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसका मुख्य कारण जो है ना वह है चुनाव का खर्चा। स्वाभाविक सी बात है, आप भी सोच सकते हैं कि अगर चुनाव में कोई नेता अधिक खर्चा करता है तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि वो जीतने के बाद कि वह अपना जितना उसको नुकसान हुआ है पहले वो अपना नुकसान की भरपाई करेगा। तो चुनाव का खर्चा जो है ना एक राजनीति में करप्शन का मुख्य कारण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो रामधारी सिंह दिनकर का पहली कविता जो है ना वह छात्र सहोदर में 1925 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है 6ठा प्रश्न, और जाके इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वह अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। ये बिहार के कवि हैं, प्रमुख कवि, राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन दिनचर्या को स्वीकार करता है उसे कहते हैं। मतलब है कि जैन धर्म के वह संप्रदाय का नाम बताइए जो वस्त्रहीन होकर दिनचर्या का स्वीकार करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे दिगंबर कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दिगंबर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है। तो जो शेखर एक जीवनी है यह 2 भागों में लिखा गया है। जो इसका पहला भाग है वह 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवादक किसने किया। तो इस प्रश्न का मतलब है कि जो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा जो त्यागपत्र लिखा गया था उसे अंग्रेजी में कौन अनुवाद किए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी ने ही किए थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
फिर 10 नंबर का प्रश्न है कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा। तो ये रोज चैप्टर में मालती आया है और उसको जो है रोज 20 पेज पढ़ने के लिए उसके पिताजी ने दिए थे, मालती के पिताजी ने, क्योंकि वो पढ़ती नहीं थी। और जानते हैं इसमें एक खास बात है कि वह जो है ना पढ़ती नहीं थी, 20 पेज तो उसको पढ़ने के लिए रोज दे दिया गया था, लेकिन लेखक आगे जी बताते हैं कि वो 20 पेज पढ़ने का तो नाम ही छोड़िए, वो रोज 10 से 20 पेज उसका फाड़ कर फेंक देती थी उस पुस्तक का, लेकिन पढ़ती नहीं थी। लेकिन उसके पिताजी ने उसे आज्ञा दिया था कि तुम रोज 20 पेज पढ़ोगी, एक पुस्तक खरीद के दिए थे। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है कि लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो लाला लाजपत राय के सहयोगी भगत सिंह के पिता एवं चाचा जी थे। भगत सिंह के पिता कौन थे? किशन सिंह, और सरदार किशन सिंह, एवं उसके चाचा जी थे अजीत सिंह। तो ये दोनों जो है ना वह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है कि साम्यवाद के जन्मदाता कौन है। तो साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स हैं। इनका पूरा नाम जो है ना वह कार्ल हेनरिक मार्क्स होता है। आप लोग 10th में भी इसके बारे में पढ़े होंगे। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन वर्ष है, या मतलब प्रकाशन कब हुआ था शारदिया का। तो जो शारदिया का प्रकाशन है वह 1959 में हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि धांगर शब्द का अर्थ औराव भाषा में क्या होता है या क्या है। तो उसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। जब भी धांगर शब्द आएगा तो उसका मतलब ही होता है भाड़े का मजदूर। ये जो है ना जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा उस दानिरा चैप्टर में बताए हैं कि पश्चिम चंपारण की जो भूमि थी वह बहुत ही उपजाऊ थी। वहाँ पर अंग्रेजों ने नील की खेती करने के लिए, उससे जितना भी नील की खेती करवाने के लिए वो जो बिहार से ही एक मजदूर को मंगाए थे धांगर, जिसे भाड़े पर मंगाए थे, और उसके द्वारा जो है वहाँ पर नील की खेती के सारे काम को करवाते थे। वह धांगर एक जनजाति था। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया। तो वह राजकुमार शुक्ल के नाम पर ही वे चंपारण गए थे। कब गए थे? तो 1917 ईस्वी में प्रथम बार चंपारण वह कब गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर 1917 ईस्वी में। उसके बाद है लोरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो लोरिया नंदनगढ़ के जो सिंह स्तंभ हैं उनका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। उसके बाद है लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम जो है ना वह करमचंद गुगलानी था, और इसके माताजी का नाम बच्चन कौर था। ये भी आप याद रख सकते हैं। ये सिपाही की माँ चैप्टर के लेखक हैं। सिपाही की माँ क्या है? तो वह एक एकांकी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं ताकि जो है ना इस तरह का अगर प्रश्न मेन पेपर में आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं, उसे बना कर आना है। तो लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार हैं। तो वह है 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार हैं। इनका जन्म 1925 ईस्वी के करीब हुआ था। तो 1925 ईस्वी में हुआ था। तो 1925 ईस्वी ये 20वीं सदी के अंतर्गत आ जाते हैं, जिस कारण से यह 20वीं सदी के कथाकार एवं नाटककार हुए। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में जो धन्नो था उसका कितना वर्ष था। तो जो धन्नो था कुंती का ही पुत्री था। तो उसका उम्र जो है ना 13 वर्ष था। वो है ना बिस्नी के पास आती है। सिपाही की माँ का चैप्टर का ही प्रश्न है। बिस्नी के पास आती है जो मोनक की माँ है, तो उसकी कहती है कि जो मुन्नी है उसका भी विवाह कर दो, क्योंकि उसका जो है 14 वर्ष उम्र हो गया। अब तुम ही देख लो, जो मेरा धन्नो है उसका उम्र 13 वर्ष ही हुआ है, लेकिन चल ही रहा है 13 वर्ष, उसका 2 महीना बाद विवाह है। तो इस तरह से वो यहाँ पर वार्तालाप हुआ था उस चैप्टर में। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नवंबर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो वह सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। 1959 से 60 तक ही रहे थे। उसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह जो है ना परगीत और समाज शीर्षक पाठ से लिया गया पंक्ति है कि जो मिथ कथन है, झूठा कथन है, उसमें अति कथन से अधिक शक्ति होती है। झूठ बात पर लोग ज़्यादा विश्वास कर लेता है, ये बात आपको भी पता होना चाहिए। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि पर प्रश्न है। जूठन चैप्टर का ही ये लेखक थे कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। तो उन्हें जो है 1996 ईस्वी को जय श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन
शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, तो सुरक्षा जो है ना रोशनी में है, सूरज की रोशनी में है। उनके कहने का अर्थ है कि जो है ना आदमी अंधेरे में सिर्फ छिप सकता है, उसकी सुरक्षा सिर्फ रोशनी में ही हो सकती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों में स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा था, तो उदय प्रकाश जी जो है ना बहुत सारे धारावाहिक हो गए, सीरियल हो गए, टीवी फिल्म हो गए, उसका स्क्रिप्ट जो है वह उदय प्रकाश जी लिखते थे। उदय प्रकाश जी जो है ना वह 30 चैप्टर के कहानीकार हैं। उसके बाद है 30 शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था, तो इसमें हम आपको बताए थे, यहाँ पर देखिए है क्या SHO, तो जो SHO थे उनका वैवाहिक जीवन अर्थात विवाह हुए उसका 13 साल हो गया था, लेकिन उसके पत्नी को ये भी नहीं पता है कि उसके पति को क्या पसंद है, क्योंकि उसको करेले के सब्जी दे दिया गया था खाने के लिए। जब जो है ना लेखक उदय प्रकाश जी के पिताजी जेल में जाते हैं किसी कारणवश, जो है ना उसमें बहुत सारे इसका कहानी है विस्तार से, उतना तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो जेल में जाते हैं और वहाँ पर उसका मूड पहले से ऑफ रहता है और वो बोलते हैं कि मेरी पत्नी को इतना भी नहीं पता है, विवाह हुए 13 साल हो गए हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि पति को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे, मतलब जो परंपरागत प्रणाली था उससे कौन असंतुष्ट थे, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जो शिक्षा चैप्टर के लेखक हैं वह उससे असंतुष्ट थे कि इस तरह का शिक्षा प्रणाली नहीं होना चाहिए जिसमें कि सिर्फ यह बताया जाता है कि आपको पढ़ लिख कर नौकरी ही करना है, उससे वह असंतुष्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है कि आ ई उ क्या है, तो जो यह है ना इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, तो जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। वैसा स्वर होना चाहिए जिसके उच्चारण में अधिक समय लगेगा वह दीर्घ स्वर होगा, जैसे हो गया आ, ई हो गया, फिर उसके बाद उ हो जाएगा, तो ये सभी जो है ना दीर्घ स्वर हो जाते हैं। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। इसमें जितने भी प्रश्न सेट किए गए हैं सभी प्रश्न जो है ना बीच बीच से सेट किए गए हैं, पुस्तक के बीच बीच से, ये तो व्याकरण के हैं, लेकिन जो अदर क्वेश्चन हैं वो सभी पुस्तक से बीच बीच से उठाकर प्रश्न डाले गए हैं। जो है इसमें आपका कोई क्वेश्चन बैंक गैस पेपर कम करने वाला नहीं है कि आप उसको मिला दीजिएगा, रिपीट क्वेश्चन इसमें नहीं है उतना। फिर मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो जो मुक्ताक्षर है उसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, इसका राइट आंसर डी होगा। फिर उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न है कि आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो आविष्कार है यह एक विसर्ग संधि है, तो इसका विसर्ग संधि में जो है ना ए हो जाएंगे, इसका राइट आंसर आविष जोड़कार आविष्कार, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग जब भी आ जाएगा तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, जो विसर्ग है वह जो है ना मूर्धन आधा मूर्धन स्व में बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि अनुस्वर की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है, तो चंद्र बिंदु लगाया जाता है, ये आसान ही सवाल थे। फिर ठ का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान क्या है, तो ठ का जितने भी ट वर्ग आ जाते हैं, ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे मूर्धा। उसके बाद देखिए ये प्रश्न में थोड़ा सा शायद इसमें मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कहा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो इसमें ये भी शुद्ध ही है, ये भी शुद्ध ही शब्द ही है, ये भी सही शब्द ही है, लेकिन ये गलत शब्द है, तो इसमें यह रहना चाहिए कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन नहीं है। जब नहीं का कहेगा तब आपको इसमें ए ऑप्शन को लगाना है, जगन्नाथ जो है ना वह गलत है, बाकी बात छत्रछाया भी सही है, श्रीमान भी सही है, संवाद भी सही है। उसके बाद द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है, तो द्वंद्व समास में जो है ना पढ़ाया योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, माता और इसमें ये डैश देते हैं योजक चिन्ह, इसी को कहते हैं योजक चिन्ह, तो वो ये माता पिता कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, जैसे भाई बहन, दाल रोटी, लोटा डोरी, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। फिर कावेरी नदी कौन संज्ञा है, तो यहाँ पर कावेरी नदी किसी खास नदी का बोध करा रहा है, किसी खास नदी के नाम का बोध करा रहा है, तो इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, तो यहाँ पर किसी खास जो नाम का बोध हो रहा है, जैसे नदी रहता तो वह जातिवाचक हो जाता है, लेकिन इसमें नाम ले लिया गया है वो कावेरी नदी, तो वह हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्माण शब्द कौन लिंग है, निर्माण जो है यह पुल्लिंग शब्द है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी।
जैसे भवन का निर्माण हो रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है, इसमें जो है ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध हो रहा है, जिस कारण से ये पुल्लिंग हो जाएंगे, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है भीख शब्द क्या है, तो भीख जो है ना ये शब्द देशज शब्द है, क्योंकि इसमें देश में इसे बनाया गया है, देश के द्वारा। फिर है नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप नाली हो जाएगा। फिर है में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए आपादन से हो जाता है, अधिकरण में पर होता है, तो अधिकरण में पर होता है, जिस कारण से ये हो जाएंगे 20 का राइट आंसर। उसके बाद है वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। ये आसान ही क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कर्म। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। फिर 40वां प्रश्न है कि छत से उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। इसमें आप से देखे होंगे, कहेंगे करण कारक है, लेकिन करण तो है ही नहीं। तो दूसरा पढ़े होंगे जिसमें अलगाव या जुदाई का बोध होता है, उसे आपादन कारक कहते हैं। तो आपादन कारक में भी से ही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें छत से लता उतरी हुई लता, मतलब छत से अलग हो रहा है लता, तो वह आपादन कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कौन कौन है, तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी जो ना आपका सर्वनाम है। ऐसे तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, लेकिन पूछा गया कितने हैं, संख्या पूछा गया तो 11 होते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। उसके बाद है जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें जो है ना जो कमाएगा वही खाएगा, इसमें संबंध का भी बोध हो रहा है, तो जिस कारण से यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जब भी जो चिन्ह आएगा ना, जो, सो, वह संबंधवाचक का ही उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। उसके बाद 43वां प्रश्न, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है, तो वह लड़का, यहाँ पर वह शब्द आ गया है, तो यह सर्वनाम का भी बोध करा रहा है। सर्वनाम बताए थे कि मैं, तुम, आप, यह हुआ आ गया, तो वह सर्वनाम है, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 44वां प्रश्न है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यह आसान ही सवाल है। फिर वह खाता है किस काल का उदाहरण, देखिए कितना आसान सवाल है। वह खाता है वर्तमान काल का उदाहरण है, प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। फिर है अव्यय के कितने भेद हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि नगर परिषद का जो चुनाव है उससे साउंड आ जाता है, जिस कारण से थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो इसमें 46 नंबर का प्रश्न है कि अव्यय के कितने भेद हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन, तो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, और तीसरा आ जाता है क्रिया विशेषण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा आपको फास्ट कराएंगे क्वेश्चन, कि रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना एवं बनावट के अनुसार जो शब्द हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। आपको याद रखना है कौन कौन, तो रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ये भी आप पढ़े होंगे। फिर उसके बाद 48वां प्रश्न है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो जो शब्दांश है वह मात्र 2 ही प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। क्योंकि प्रत्यय का परिभाषा पढ़े हुए हैं कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल देता है उसी को प्रत्यय कहते हैं, जो शब्दांश हैं। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न है कि निर्वाह शब्द में उपसर्ग है। निर्वाह, तो उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो कि शब्द के पहले लगकर, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल देता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें निर जो है ना वह उपसर्ग लगा हुआ है, वाह में निर्वाह। फिर है भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहा जाता है जो कि शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल देते हैं, उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, भिरंत, अंत जो है इसमें प्रत्यय हो जाएगा। आपको उसका तोड़ना है, आपको उसको विग्रह करना है, उसके बाद देखना है कि अंत में क्या लगा हुआ है, जो लगा होगा वही उसका प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर का प्रश्न है कि आनंद शब्द का विशेषण क्या है। तो आनंद शब्द का विशेषण पूछा गया, विशेषण होता क्या है, तो बहुत बार बताए हुए हैं आपको कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। तो विशेषण बनाने के शब्द हम बनाने वक्त क्या करते हैं, जो भी शब्द हैं उसमें कभी इत जोड़ देते हैं, कभी इक जोड़ देते हैं, कभी रूपी शब्द जोड़ देते हैं, तो ये जोड़कर हम लोग विशेषण बनाते हैं। जैसे आनंद है तो इसमें इत जोड़कर बनाते हैं आनंदित, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आनंदित, आनंद शब्द का विशेषण।
फिर है जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है धर्माधर्म कौन समास है, तो धर्माधर्म जो है ना या अव्ययी सॉरी या जो है द्वंद्व समास हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी द्वंद्व समास। व्याकरण थोड़ा सा आसान ही है। उसके बाद 54 नंबर का प्रश्न है कि ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है, तो ध्यान में मग्न साधक जो है ना यह हो जाएंगे आपका राइट आंसर। इसमें ध्यान में मग्न तो में आ गया इसमें, तो में क्या होता है, तो में बताए थे सर्वनाम होता है, तो ये सर्वनाम पदबंध हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं, जिसमें कि विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इस तरह से इसके 8 भेद होते हैं वाक्य अर्थ के दृष्टिकोण से। उसके बाद 56 नंबर का प्रश्न है कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन वाक्य है, तो सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, इसमें ये सरल ही वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सरल वाक्य। उसके बाद निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है या शुद्ध वाक्य कौन है, तो जो शुद्ध वाक्य है वह है, इसमें ये भी गलत ही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो कुबेर शब्द का पर्यायवाची होता है धनद। इसका आंसर डी हो जाएंगे। फिर आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा, विपरार्थक शब्द, तो आत्मा का हो जाता है परमात्मा। इसका आंसर ए। उसके बाद 60 नंबर का प्रश्न है जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसे चक्र पानी कहते हैं, बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। फिर है जौन पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो जौन पर खेलना मुहावरे का अर्थ होता है साहसिक कार्य करना। कहते हैं ना कि वो जौन पर खेलकर उन्होंने ये काम को किया है या किसी व्यक्ति को बचाया हुआ है, जौन पर खेलकर मतलब साहसिक कार्य किया है जिसमें साहस लगता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं, तो उसे अयोगवाह कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। फिर है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग एवं तवर्ग एवं पवर्ग कौन व्यंजन है, तो ये स्पर्श व्यंजन है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर उच्चारण का विच्छेद क्या होगा, तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण। फिर है मो का उच्चारण स्थान क्या है, तो मो का उच्चारण स्थान होता है मो ओष्ठ, क्योंकि जितने भी प वर्ग के अंतर्गत आते हैं, प वर्ग के अंतर्गत जैसे प फ ब भो मो, वे ओष्ठ से ही उनका उच्चारण होता है। आप खुद भी बोल कर देख सकते हैं, आपका दोनों होष्ठ आपस में जो है ना चिपक जाएगा, मतलब सटेगा। तो 66 का है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द जो है इसमें हो जाएगा अध्ययन। बाकी बात ये गलत है। जो पुण्य में आप पढ़े होंगे, पुण्य का ऐसे होता है, ये वाला न होता है, पृष्ठ में जो है पूरा ठोआ होता है। उसका दूसरी प्रकार से दघीची भी गलत है, इसमें इस तरह से दघीची होता है। फिर प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है, तो प्रशांत महासागर किसी खास का नाम ले लिया गया है प्रशांत महासागर का। सिर्फ महासागर रहता तो वो जातिवाचक होते, लेकिन इसमें प्रशांत महासागर नाम जोड़ दिया, किसी खास नाम स्थान हो गया, बोध करा रहा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर लज्जा शब्द कौन लिंग है, तो जो लज्जा शब्द है यह आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ये हो जाएंगे इसके राइट आंसर लज्जा। फिर है जीव शब्द क्या है, तो जो जीव शब्द है यह देशज शब्द है। इसका भी राइट आंसर सी ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि उसने लड़कों को मिठाई दी, किस कारक का उदाहरण। आप इसमें को देखकर कर्म कारक सोचिएगा या संबंध का बोलिएगा, लेकिन वो नहीं होगा। इसमें अर्थ समझिए क्या कर रहा है कि उसने लड़कों को मिठाई दी, अर्थात किसी चीज को यह प्रदान कर रहा है, मिठाई को उसे दे रहा है अर्थात प्रदान कर रहा है, तो वो संप्रदान कारक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें के लिए भी छुपा हुआ है। उस लड़के को मिठाई दे रहा है तो उसमें देने का काम कर रहा है, जिसमें देने का काम होता है वह संप्रदान कारक होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा, तो उपनिवेश शब्द का विशेषण होता है औपनिवेशिक।
फिर है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई थी? तो 20 फ्रैंक का जो है ना रुपया ही होता है, उसी को करेंसी को ही फ्रैंक इसमें कहा गया है कि 20 करेंसी जो है ना उसको लौटाने के लिए जो बटुआ लौटाएगा उसको इनाम के रूप में 20 करेंसी दिया गया। और इस बटुए में जो है ना कुल 500 फ्रेंच हैं और बहुत सारे कागजात भी हैं। फिर है क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? तो इवान दिमित्रिच चेखोव, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर है पेस्की शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो पेस्की शीर्षक पाठ में जो हेनरी लोपेज के द्वारा लिखा गया है उसमें छोटी बच्ची का नाम फ्रैंकवा है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु सूफी संत मोहिदी जी थे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। इस चैनल से जल्द ही जुड़ जाइए आप लोग, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। फिर मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो वो प्रेम के पीर कवि थे, प्रेम को गहराई से वो लिखते थे प्रेम के बारे में। फिर सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके दीक्षा गुरु थे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर कन्या का अर्थ होता है, तो कन्या का क्या अर्थ होता है? तो कन्या का अर्थ होता है गोद। यह जो है ना सूरदास चैप्टर से लिया गया थी, सूरदास के पद चैप्टर से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से कृष्ण जो है वह नंदरानी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होता है कन्या का गोद, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? तो जो सूरदास ने अपने पद की रचना किया है उसमें वात्सल्य भाव है, एक माँ और उसके पुत्र का जो है ना भाव प्रकट होता है, उसी को वात्सल्य भाव कहते हैं। तो उसी को सूरदास जी ने अपने पद में दर्शाए हुए हैं। फिर पिता नंद की गोद में बैठकर बालकृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूरदास ने किस पद में वर्णित किया? तो दूसरा पद में उनका वर्णन किया है कि वह गोद में बैठकर कुछ खाना को खाते हैं, कुछ को गिराते हैं। तो यह जो है ना द्वितीय पद में इनका वर्णन किया गया है, सी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। फिर तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या है? मतलब उसके बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो उसके दीक्षा गुरु का नाम इसमें नरहरि दास हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ए। उसके बाद राम लला नहीं छू जो है ना यह किस कवि की रचना है? तो यह तुलसीदास का ही रचना है, क्योंकि ये राम मार्गी धारा के प्रमुख कवि थे, तो उन्होंने राम लला नहचू नाम के एक रचना भी किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि नावादास रचित भक्तमाल के 316 छपियों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णन है? तो 316 छपियों में उन्होंने 200 भक्तों के चरित्रों का वर्णन किए हैं, और एक छप्य 6 पदों का गय पद होता है। तो यहाँ पर वह भी प्रश्न आ ही गया कि 6 पंक्तियों के गय पद को क्या कहते हैं? तो छप्य कहते हैं। नाभादास के द्वारा ही लिखा गया है ये, जिसमें उन्होंने कबीरदास और सूरदास के बारे में लिखे थे, उसके गुणों का बखान किए थे। फिर कवि भूषण का जन्म वर्ष मतलब जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भूषण जी का जो जन्म है वह 1613 ईस्वी को हुआ था। ये भी उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी को, और ये रीति काल के कवि थे। ये भी प्रश्न आगे कराए हुए थे। फिर है शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण है? तो शिवराज भूषण में जो है ना वह 105 अलंकारों का उसमें निरूपण है, और वह 384 छंदों में 105 अलंकारों का प्रयोग किए थे शिवराज भूषण जी। फिर करवाल का अर्थ क्या होता है? तो करवाल का अर्थ होता है तलवार, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। कलवार मतलब तलवार। फिर जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल क्या है? तो जो एक घूंट था उनका नाटक वह 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और उसका रचना काल 1928 ईस्वी था। जयशंकर प्रसाद को जो है छायावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। ये तिमुल कोलाहल कलह के कविता के कवि भी हैं। फिर कमायनी जो है वह महाकाव्य में नायिका का नाम क्या है? तो सरदा है नायिका का नाम, और मनु जो है वह नायक का नाम है, बोल सकते हैं आप। उसके बाद है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रॉस्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? तो उसके साथ जो है ना महादेवी वर्मा जो है प्रसिद्ध कवित्री थी, उनके प्रारंभिक शिक्षा उससे उन्होंने प्राप्त किया था गर्ल्स स्कूल में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, फिर भी, ये दुख भरी पुत्र वियोग चैप्टर का ही प्रश्न है, पंक्ति है कि फिर भी
कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया मेरा जो छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना मतलब पुत्र, लाडला जो है ना उसका, इस पृथ्वी से उसका अकाल मृत्यु हो जाता है, जिसका वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह पुत्र वियोग नामक चैप्टर में करती है। फिर उसका कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं कि नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया था, तो वे नागपुर से किए थे। इसका आंसर सी हो जाएंगे। फिर प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर का कि निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी थी। पहले भी करा चुके हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, यही लिखे थे जन जन का चेहरा एक। फिर आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय जी की रचना है, इसी से अधिनायक चैप्टर लिया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं, तो नंगे नंगे बूचे नरंकाल जो है ना वह पूरब पश्चिम से आते हैं, ये कविता में ही पंक्ति था। उसके बाद है विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा, साहित्य की कौन विधा है, तो यह जो है ना कविता संग्रह है, इसका आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो विनोद कुमार शुक्ल जी को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रघुवीर सहाय भी अधिनायक चैप्टर के कवि हैं। उसके बाद 99 नंबर प्रश्न है कि कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चकरा नगरी जो है वह क्या है, तो यह काव्य नाटक है, इसका आंसर डी हो जाएंगे, काव्य नाटक। उसके बाद नेक्स्ट है और ये लास्ट का होने वाला है कि गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गे है, तो सहजन के पेड़ में। इसमें ही जो है ना होता है गोंद जो होता है इस पेड़ से ही निकलता है, और इसी का वर्णन उन्होंने गांव के घर में ज्ञानेंद्र पति ने किए हुए थे। तो इस तरह से आपका 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो गया। और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कौन कौन से पूछे गए हैं। हिंदी दिवस, रक्षाबंधन, स्वच्छ भारत, गरीबी एक अभिशाप, ये सभी पर एक निबंध लिखना है। उसके बाद व्याख्या वाले प्रश्न हैं। तो इस तरह से जो है ना आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके इस वीडियो के लिए एक लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।